नमस्कार दोस्तों, राजनीति शास्त्र एकेडमी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम यूकेपीएससी लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस पीवाईक्यू सीरीज के सवालों को कॉन्सेप्ट प्लस लॉजिक के साथ स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर करें ताकि पॉलिटिकल साइंस से जुड़ी हर नई वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं वो जरूर जाकर पिछले पार्ट्स देखें ताकि आपको पूरी सीरीज का फ्लो और समझ दोनों मिल जाए। और हाँ, अगर आप पीडीएफ नोट्स या फ्री स्टडी मटेरियल्स लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए टेलीग्राम चैनल लिंक पर जरूर जुड़ें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसमें हम समझेंगे यूकेपीएससी लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस पीवाईक्यू सीरीज के महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न नंबर 21 से शुरू करते हैं। तो मूल क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आया था, निम्न युग्मों में से कौन सा एक सही है? तो ऑप्शन ए है ला पालोम्बारा, क्या इनकी रचना द पॉलिटिकल सिस्टम है? या डेविड ईस्टन दूसरा, इनका मिलान करना है एन इंट्रोडक्शन टू कंपैरेटिव गवर्नमेंट। सी वाला है डब्ल्यू जी एंड्रयूज, इनके आगे है कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। और ग्रीन ब्लॉन्डेल, इनके आगे है ए फ्रेमवर्क फॉर पॉलिटिकल एनालिसिस। देखो ऑप्शन तो सी सही है, डब्ल्यू जी एंड्रयूज, इनकी जो कृति है कॉन्स्टिट्यूशंस एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। लेकिन हमें ये भी देखना है कि जो ये कृतियां हैं ये किस किस की है। एक बार इनको देखते हैं तो बात करते हैं। देखो राइट आंसर तो ये है डब्ल्यू जी एंड्रयूज, जिनका कॉन्स्टिट्यूशंस एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है, ठीक है। संक्षेप में थोड़ा इसको देखते हैं। यह एक तुलनात्मक विधि पर आधारित संपादित संग्रह है। संविधान के सिद्धांत, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के अर्थ और उसके विविध आयामों पर निबंध शामिल होते हैं। ऐसे संपादित वॉल्यूम सामान्यतः पाठ्य सामग्री और संदर्भ ग्रंथ के रूप में प्रयुक्त होते हैं। इसकी ये है डब्ल्यू जी एंड्रयूज की, ठीक है। तो जैसे अब डेविड ईस्टन के आगे क्या लिखा था? डेविड ईस्टन के आगे जो कृतियां लिखी थी वो क्या लिखी थी? वो लिखी थी एन इंट्रोडक्शन टू कंपैरेटिव गवर्नमेंट। क्योंकि ये गलत है तो डेविड ईस्टन की कृतियां देखते हैं जो फेमस है, क्योंकि ये तो फेमस है ना, ये तो आता ही आता है हमारे एग्जाम में। इनकी प्रसिद्ध कृति है द पॉलिटिकल सिस्टम, 1953 में प्रकाशित होती है। और एक कृति है ए सिस्टम एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ, ये 1965 में इनकी कृति क्या होती है? प्रकाशित होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन इनके आगे जो लिखा था एन इंट्रोडक्शन टू कंपैरेटिव गवर्नमेंट, ये इनकी नहीं है, ठीक। बात करते हैं, ये तो हमने बात कर लिया डब्ल्यू जी एंड्रयूज की। इनकी कृति है कॉन्स्टिट्यूशंस एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, ठीक। इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात की जाए तो एन इंट्रोडक्शन टू कंपैरेटिव गवर्नमेंट या कंपैरेटिव गवर्नमेंट एन इंट्रोडक्शन, यह पुस्तक जीन ब्लोंडेल की है, ठीक। यह इंपॉर्टेंट है, एन इंट्रोडक्शन टू कंपैरेटिव गवर्नमेंट या फिर कंपैरेटिव गवर्नमेंट एन इंट्रोडक्शन, यह पुस्तक किसकी है? जीन ब्लोंडेल की। ब्लोंडेल तुलनात्मक शासन कंपैरेटिव गवर्नमेंट के प्रमुख लेखकों में से एक हैं। इसलिए डेविड ईस्टन का यह जोड़ गलत है, क्योंकि डेविड ईस्टन के साथ ये मिलान करने के लिए दिया था, तो ये गलत है, ठीक। बात करते हैं, जीन ब्लोंडेल ने तुलनात्मक शासन और पॉलिटिकल लीडरशिप पर महत्वपूर्ण काम किया। तो उनकी पुस्तकों में कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड इंट्रोडक्शन और पॉलिटिकल लीडरशिप या उससे संबंधित लेख चैप्टर्स प्रमुख हैं, ठीक। क्वेश्चन ये भी आता है कि तुलनात्मक शासन और पॉलिटिकल लीडरशिप पर महत्वपूर्ण काम किसने किया? तो जीन ब्लोंडेल ने, ठीक। अब बात करते हैं डेविड ईस्टन की, हमने बोल दिया पॉलिटिकल सिस्टम थ्योरी के जनक कहा जाता है डेविड ईस्टन को, ठीक है। उन्होंने राजनीति को इनपुट आउटपुट मॉडल के रूप में समझाया। जो इनका व्यवस्था सिद्धांत है यह बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे जाकर हम पढ़ेंगे। ला पालोम्बारा की बात करें, ला पालोम्बारा एंड ये विनर की बात करें तो पॉलिटिकल पार्टीज एंड इंटरेस्ट ग्रुप पर ये मशहूर है इनकी कृति जो है। और डब्ल्यू जी एंड्रयूज की बात तो हमने कर ही दी है, हिंदी में संविधान और संवैधानिक वाद पर विशेषज्ञ इनको हासिल है। इसके शॉर्ट फॉर्म की एक बार देखते हैं। डेविड ईस्टन ने द पॉलिटिकल सिस्टम ए फ्रेमवर्क फॉर पॉलिटिकल एनालिसिस लिखा है।
और जीन ब्लॉन्डेल की बात की जाए तो कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड इंट्रोडक्शन, ठीक है, ये इनकी कृति है और इन्होंने काम किया है लीडरशिप ऑफ कंपैरेटिव स्टडीज़ पर। जोसेफ ला पालोम्बरा की बात की जाए तो पॉलिटिकल विद इन नेशंस में इनके संपादक में ये लिखा गया और पॉलिटिकल पार्टीज एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट के एडिटर रहे। रही बात डब्ल्यू जी एंड्रयूज की, इनका संपादक है परिचय, इनका इसमें है कॉन्स्टिट्यूशंस एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में, ठीक है। तो आंसर हमारा ये सही था। और बाकी आप लोग ये देख लीजिएगा कि कहाँ कहाँ कौन से एग्जाम में ये बार बार आता है। द पॉलिटिकल सिस्टम ईस्टर्न से संबंधित है और ये फ्रेमवर्क फॉर पॉलिटिकल एनालिसिस ब्लाउंडेल से संबंधित है, ये बार बार एग्जाम में आता रहता है। सिलेबस की बात की जाए तो यह प्रश्न कंपेरेटिव पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल एनालिसिस वाले भाग से आया है, ठीक। और यह एग्जाम रेफरेंस की बात की जाए तो ईस्टर्न और ब्लाउंडेल की किताबें कई बार पूछी जाती है और तुलनात्मक राजनीति के विद्वानों की पुस्तकें भी हमेशा पूछी जाती है, ठीक। बात करते हैं प्रश्न नंबर 22 की, मूल क्वेश्चन पे जाते हैं। तो 22 वाला जो क्वेश्चन था ये आया है टेलकोट पार्सन्स से, ठीक है। टेलकोट पार्सन्स के अनुसार एक व्यक्ति केवल 3 माध्यमों से राजनीतिक व्यवस्था में क्रियाशील होने के लिए स्वयं को तैयार करता है। निम्न में से कौन सा एक मत सही नहीं है। देखो यूकेपीएससी ने इसका आंसर माना है बी। अब यूकेपीएससी ने किस हिसाब से माना है ये तो हमें नहीं पता, लेकिन अगर फ्यूचर में ऐसा ही क्वेश्चन आता है तो हमें बी ही मानना पड़ेगा यूकेपीएससी के पेपर में लेक्चरार में। लेकिन बाकी ऑप्शन में ये अगर यूजीसी नेट लेक्चरार यूजीसी नेट और अदर स्टेट के हम पेपर देंगे तो उसका सही आंसर व्यक्तिनिष्ठ हितों के माध्यम से होगा। आइए समझते हैं कैसे। तो क्वेश्चन ये रहा, टेलकोट पार्सन्स के अनुसार एक व्यक्ति केवल 3 माध्यमों से राजनीतिक व्यवस्था में क्रियाशील होने के लिए स्वयं को तैयार करता है, निम्न में से कौन सा मत नहीं है। तो यूकेपीएससी के अनुसार क्या है, प्रशिक्षण के माध्यम से। अब ये बिल्कुल गलत है, पता नहीं क्यों यूकेपीएससी ने इसको भी सही माना है, लेकिन सही आंसर वैसे व्यक्तिगत व्यक्तिनिष्ठ हितों के माध्यम से है। इसको हम डिटेल में समझते हैं, लेकिन अगर यूकेपीएससी लेक्चरार में दोबारा यही क्वेश्चन आए तो हमें मजबूरन यही करना पड़ेगा, बी ही सही मानना पड़ेगा, ठीक। वैसे सही उत्तर क्या है, व्यक्तिनिष्ठ हितों के माध्यम से, ठीक। तो देखते हैं, टेलकोट पार्सन्स के अनुसार किसी व्यक्ति का राजनीतिक स्वरूप से सक्रिय नागरिक, टेलकोट पार्सन्स के अनुसार किसी व्यक्ति का राजनीतिक रूप से सक्रिय नागरिक बनना पॉलिटिकल सोशलाइजेशन की प्रक्रिया का परिणाम होता है। राजनीतिक सामाजिकरण जो पार्ट है इसका टेलकोट पार्सन्स का, उसके हिसाब से क्या है, राजनीतिक रूप से सक्रिय नागरिक बनना किसके हिसाब से, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन की एक प्रक्रिया का परिणाम है। व्यक्ति 3 प्रमुख माध्यमों से राजनीतिक व्यवस्था में भाग लेने योग्य बनता है। पहला कैसे, प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग। अब कहाँ ट्रेनिंग मिलती है उसको, परिवार में, विद्यालय में, मीडिया में और सामाजिक संस्थाएं व्यक्ति को राजनीतिक मूल्यों और नियमों की शिक्षा देती है। क्योंकि शुरुआत व्यक्ति राजनीति से रूबरू कब होता है, परिवार से, विद्यालय से शुरुआत इसकी यहीं से होती है और इसको क्या मिलता है, यहाँ से एक ट्रेनिंग मिलता है, प्रशिक्षण मिलता है, जबकि यूकेपीएससी ने इसको प्रशिक्षण के माध्यम से माना है। अब बात करते हैं दूसरा, सहभागिता, पार्टिसिपेशन। नागरिक मतदान, जन आंदोलन, राजनीतिक चर्चा और संगठनों में शामिल होकर राजनीतिक भूमिकाएं निभाता है। जब व्यक्ति बड़ा हो जाता है तो क्या करता है, इनके माध्यमों से अपनी सहभागिता के माध्यम से क्या हो जाता है कि वो पार्टिसिपेट करने लगता है इन चीज़ों में। बात करते हैं तीसरे, राजनीतिक आस्थाएं, पॉलिटिकल बिलीफ या फेथ। व्यक्ति की वैचारिक निष्ठा होती है, लोकतंत्र या किसी विचारधारा के प्रति विश्वास उसे राजनीतिक रूप से प्रेरित करता है। किसके अनुसार, टेलकोट पार्सन्स के अनुसार। लेकिन व्यक्तिगत व्यक्तिनिष्ठ हित यानी पर्सनल इंटरेस्ट पार्सन्स के अनुसार राजनीतिक समाजीकरण का वैध माध्यम नहीं है, क्योंकि यह सामूहिक या सामाजिक उद्देश्य की जगह स्वार्थ सेल्फ इंटरेस्ट पर आधारित होता है। अब सारांश रूप में देखें, अगर याद करें तो देखो, ये माध्यम है, ये विवरण है। प्रशिक्षण के माध्यम से व्यक्ति को राजनीतिक संस्कृति सिखाती है, ठीक है। सहभागिता, पार्टिसिपेशन के जरिए राजनीतिक भूमिकाएं निभाना सिखाता है। और राजनीतिक आस्था क्या है, वैचारिक निष्ठा ये विकसित करना, यह राजनीतिक आस्था है। लेकिन व्यक्तिगत व्यक्तिनिष्ठ हित सामाजिक नहीं स्वार्थपरक दृष्टिकोण है, लेकिन टेलकोट पार्सन के अनुसार ये बिल्कुल नहीं है, जबकि यूकेपीएससी ने उसको बताया। देखते हैं थोड़ा टेलकोट पार्सन्स के बारे में। टेलकोट पार्सन्स का जो टाइम पीरियड है 1902 से 1989 तक है। संक्षिप्त परिचय देखते हैं इसका।
पार्सन्स एक अमेरिकी समाजशास्त्री थे जिन्होंने समाज और राजनीति को सिस्टम के रूप में समझाया। उनकी सोच ने पॉलिटिकल साइंस में सिस्टम एनालिसिस और स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म को जन्म दिया है। ठीक है, समझते हैं इसको। स्ट्रक्चरल फंक्शनल फंक्शनल थ्योरी क्या है? संरचनात्मक कार्यात्मक सिद्धांत। किसने दिया है? टेलकोट पार्सन्स ने। अब इनका मुख्य विचार क्या था? समाज या राजनीतिक व्यवस्था एक जीवित प्राणी लिविंग सिस्टम की तरह है, जहां हर संस्था इंस्टीट्यूशंस और हर व्यक्ति एक विशिष्ट कार्य निभाता है ताकि पूरा सिस्टम संतुलित और स्थिर बना रहे। उदाहरण जैसे मानव शरीर में हृदय, फेफड़े, मस्तिष्क अलग अलग कार्य करते हैं लेकिन सब एक दूसरे पर निर्भर हैं। वैसे ही राजनीति व्यवस्था में सरकार, संसद, न्यायपालिका, नौकरशाही और नागरिक ये सभी एक सिस्टम के हिस्से हैं। अब बात की जाए टेलकोट पार्सन्स ने AGIL मॉडल। पार्सन्स का सबसे प्रसिद्ध मॉडल है और ये एग्जाम में आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। अब मुझे लग रहा है कि इस बार आने वाले 2026 में जब भी पेपर होगा तो यह एग्जाम में बहुत ज़्यादा आने की संभावना है इसकी, आप इसको नोट कर लेना। AGIL मॉडल किससे संबंधित है? पार्सन्स से। ये पार्सन्स का सबसे प्रसिद्ध मॉडल है। अब पार्सन्स ने हर सामाजिक या राजनीतिक व्यवस्था को चलाने के लिए 4 बुनियादी कार्य बताए। क्या क्या? अब देखते हैं जिसे फंक्शन में क्या है, मीनिंग क्या है इसका, और पॉलिटिकल एग्जाम्पल क्या है। तो 4 कार्य जो बताए हैं, 4 बुनियादी कार्य। पहला है ए, यानी जो AGIL मॉडल है, तो पहला ए है, दूसरा जी है, तीसरा आई है और चौथा एल है। तो ए का मतलब है एडेप्टेशन यानी अनुकूलन। इसका मतलब क्या है? बाहरी वातावरण से संसाधन लेना और उसका उपयोग करना। इसका जैसे एग्जांपल देखें तो जैसे सरकार आर्थिक नीतियां बनाती है, बजट लाती है, तो इसके माध्यम से क्या होता है कि बाहरी वातावरण से संसाधन लेती है सरकार और उसका उपयोग करती है। ठीक, इसको बोलते हैं एडेप्टेशन। तो क्वेश्चन ये भी आता है कि जो टेलकोट पार्सन्स का ए वाला मॉडल है ये किससे संबंधित है? ए का मतलब क्या है? तो एडेप्टेशन है ए का मतलब, कई बार क्वेश्चन आता है। अब जी का मतलब क्या है? गोल अटेनमेंट, लक्ष्य प्राप्ति। लक्ष्य प्राप्ति का एग्जाम्पल, ये मीनिंग क्या है? समाज के साझा लक्ष्यों को निर्धारण और उन्हें पूरा करना। समाज के जो साझा लक्ष्य हैं उनका निर्धारण करना, क्या क्या साझा लक्ष्य हो सकते हैं, फिर उनको पूरा करना। क्या कौन करेगा? सरकार व संसद द्वारा नीति निर्धारण करके। ठीक, टेलकोट पार्सन्स के अनुसार। अब आई वाला जो मॉडल दिया है इसका मतलब है इंटीग्रेशन, एकीकरण। समाज के विभिन्न वर्गों के बीच सामंजस्य और एकता बनाए रखना। यानी समाज में तो बहुत सारे वर्ग हैं, अब इनके बीच सामंजस्य बनाना, एकता बनाए रखना। कौन करेगा ये काम? न्यायपालिका, संविधान और कानून। ये हमारे लिए क्या करेंगे? ये एकीकरण का माध्यम रहे, ये एकीकरण का काम करेंगे। और एल का मतलब था लेटेंसी, नैतिक स्थायित्व या मूल्य संरक्षण। यानी सांस्कृतिक मूल्य, विश्वास और नैतिकता को बनाए रखना। किसके माध्यम से? शिक्षा, परिवार, धार्मिक और संस्थाएं, इनके माध्यम से। किसके अनुसार? टेलकोट पार्सन्स के अनुसार। पार्सन्स का यह कहना था कि यदि कोई भी फंक्शन असफल होता है तो सिस्टम में असंतुलन आ जाता है। यानी इनमें से कोई भी इनबैलेंस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? सिस्टम में असंतुलन आ जाएगा। अब पॉलिटिकल सिस्टम के रूप में समाज क्या है? पार्सन्स के अनुसार राजनीति एक सामाजिक उप प्रणाली है, सब सिस्टम है राजनीति समाज का, जिसका काम गोल अटेनमेंट है, यानी समाज के सामूहिक उद्देश्य की पूर्ति करना। समाज के सामूहिक उद्देश्य की पूर्ति करना। ठीक है, राजनीति बाकी प्रणालियों आर्थिक, सांस्कृतिक और सामाजिक से जुड़ी हुई है। इससे बाद में डेविड ईस्टर ने इनपुट आउटपुट मॉडल विकसित किया। ठीक है, किसने? डेविड ईस्टर ने। और डेविड ईस्टर का इनपुट आउटपुट मॉडल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन में आता है। पॉलिटिकल सोशलाइजेशन यानी राजनीतिक समाजीकरण। पार्सन्स ने बताया कि समाज में व्यक्ति कैसे राजनीतिक भूमिका सिखाता है, यानी कैसे वह नागरिक, नेता या मतदाता के रूप में सोचता और व्यवहार करता है। अब मुख्य संस्थान क्या है? परिवार, विद्यालय, मीडिया, धार्मिक संगठन, मित्र समूह आदि ये संस्थाएं राजनीतिक मूल्यों, निष्ठा और लोकतांत्रिक संस्कारों को सिखाती है। पार्सन्स का कहना था कि यदि कोई भी फंक्शन असफल होता है तो सिस्टम में असंतुलन पैदा हो जाएगा या असंतुलन आ जाता है। देखो, जो ये आपको बताया जा रहा है ये एक बेसिक जानकारी है। आपको केवल उन व्यक्तियों के बारे में रूबरू करवाया जा रहा है कि क्वेश्चन कैसे आया था
और क्वेश्चन का अप्रोच क्या है, हमें क्या पढ़ना है। ठीक है, अभी डिटेल में नहीं बताया जा रहा है। अब टेलकोट पार्सन्स के बारे में बताया जाएगा तो टेलकोट पार्सन्स के बारे में तो पूरा डिटेल में बताया जाएगा ना, और उसको डिटेल में बताने का मतलब है कि उसके लिए 1 डेढ़ घंटे का टॉपिक रहेगा वो। अभी तो बस क्वेश्चन का एनालिसिस किया जा रहा है कि क्वेश्चन कैसे आया था और किस तरीके से आगे आने की संभावना है। बस हमें तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस करना है ना, तो हम उस हिसाब से चल रहे हैं। ठीक है, बाकी आप लोग बता दीजिएगा कि आप लोग आगे जो टॉपिक इसके अलावा जो हमारे PYQ सीरीज चल रही है, इसके अलावा क्या है आगे का टॉपिक आप पढ़ना चाहोगे और किसको हम आप लोग डिटेल में पढ़ना चाहोगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट की बात की जाए तो पॉलिटिकल सोशलाइजेशन यानी राजनीतिक समाजीकरण का अर्थ है व्यक्ति का धीरे धीरे राजनीतिक संस्कृति में ढलना और राजनीतिक भूमिकाएं सीखना। और ये यूजीसी ने लेक्चर में कई बार आता है। जैसे पॉलिटिकल सोशलाइजेशन शब्द किससे जुड़ा है, डेविड स्टर्न और पार्सन से। इन्होंने अपने अपने स्तर पर इसकी परिभाषा दी। और पॉलिटिकल कल्चर जैसे राजनीतिक संस्कृति, एलमेंडो रोवर्बा, इससे कई बार क्वेश्चन आता है। अब सिलेबस की बात की जाए तो ये किससे आया था, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल एनालिसिस से। पॉलिटिकल कल्चर एंड पॉलिटिकल सोशलाइजेशन वाला पार्ट किस में है, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में। और एग्जाम रेफरेंस की बात की जाए तो यह इन एग्जाम में बार बार आता है, यूजीसी नेट, कॉलेज लेक्चरर, स्कूल लेक्चरर, इंपॉर्टेंट है ये। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 23 की। प्रश्न का मूल सोर्स देखें तो 23 नंबर का जो क्वेश्चन है यह क्या था, निम्न में से किसके अनुसार शासन करने वाला अभिजन स्वयं जिन सिंह के समान अथवा लोमड़ी के जैसे विशिष्ट लक्षणों को धारण करता है के द्वारा अपनी सत्ता प्राप्त करता है और उसको दीर्घ स्थायित्व प्रदान करता है। ऑप्शन था गेटानो मोस्का, वेल्फ्रेड पेरेटो, रॉबर्ट माइकल्स और CW राइट मिल्स। तो सही आंसर है वेल्फ्रेड पेरेटो। पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं, क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहा है। ठीक है, तो इसको मैंने ट्रांसलेट किया है। तो क्वेश्चन ये है कि किसके अनुसार शासक वर्ग यानी अभिजात वर्ग में जो शासक है, जाहिर सी बात है शासक अभिजाति वर्ग में रहता है, तो किसके अनुसार शासक वर्ग अपनी सत्ता उन गुणों से बनाए रखता है जो या तो शेर जैसे होते हैं या लोमड़ी जैसे। ठीक है, समझ रहे हो मतलब कि किसके अनुसार, किसने कहा कि वह शासक, अभिजात वर्ग वाला शासक अपनी सत्ता उन गुणों से बनाए रखना चाहता है जो या तो शेर जैसे होता है या लोमड़ी जैसा। तो ये कहा था विल्फ्रेडो पेरेटो ने। अब समझते हैं विल्फ्रेडो पेरेटो, इसका टाइम पीरियड 1848 से 1923 है। इटली के समाजशास्त्री हैं ये और राजनीतिक चिंतक हैं। ठीक है, इन्होंने एलीट थ्योरी दी, अभिजात वर्ग का सिद्धांत। ये क्वेश्चन आता है कई बार, अभिजात वर्ग का सिद्धांत किसने दिया, तो ये दिया था विल्फ्रेडो पेरेटो ने। इनके अनुसार क्या है, समाज हमेशा दो वर्गों में बंटा रहता है। कैसे, एक एलीट क्लास होती है यानी अभिजात वर्ग होता है, और दूसरा है मासेस यानी जनसाधारण। इन्होंने बोला अभिजात वर्ग, पहली बात कि समाज हमेशा दो वर्गों में बंटा रहता है, एलिट क्लास और मासेस में। और अभिजात वर्ग सत्ता बनाए रखने के लिए दो प्रकार की रणनीति नीतियां अपनाता है। ठीक है, कैसे, ऐसे शेर जैसे, पहला शेर जैसे क्या कि बल, शक्ति और दमन से शासन करता है, यह शेर वाला गुण है। और दूसरा क्या है, लोमड़ी जैसे, चालाकी, चाल और राजनीतिक कूटनीति से शासन करना। यही गुण उनकी सत्ता को लंबे समय तक बनाए रखता है, यह पेरेटो ने कहा। आसान भाषा में समझते हैं, पेरेटो कह रहे थे कि शासक कभी शेर की तरह ताकत दिखाकर तो कभी लोमड़ी की तरह चालाकी करके अपनी कुर्सी बचाए रखते हैं। ठीक, बाकी विकल्पों की व्याख्या की जाए तो गाय टोनोमोस्का, इन्होंने, इनकी कृति है द रूलिंग क्लास। ठीक, उन्होंने कहा कि हर समाज में एक संगठित अल्पसंख्यक ऑर्गेनाइज्ड माइनॉरिटी होती है जो असंगठित बहुसंख्यक पर शासन करती है। ये कई बार एग्जाम में आता है। द रूलिंग क्लास में इन्होंने ये बात बताई, किसके, मॉस्का ने बात बोली। अब मिसेल्स की बात की जाए, रॉबर्ट मिसेल्स की, तो इनकी कृति है पॉलिटिकल पार्टीज। इनका प्रसिद्ध सिद्धांत क्या है, आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की, आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की, कुलीन तंत्र का लोहा नियम। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये कई बार एग्जाम में आता है। कुलीन तंत्र का लोह नियम, हर संगठन में धीरे धीरे सत्ता कुछ नेताओं के हाथों में सिमट जाती है।
किसने कहा? ये रॉबर्ट मिशेल्स ने। ठीक। C.W. राइट मिल्स की बात की जाए तो इनकी द पावर एलिट है। अमेरिका में सेना, राजनीति और व्यापार के गठजोड़ को उन्होंने पावर एलिट कहा है। किसने? C.W. राइट मिल्स ने। इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात की जाए तो एलिट थ्योरी, अभिजात वर्ग सिद्धांत के 3 बड़े विचारक हैं। एलिट थ्योरी के 3 बड़े विचारक हैं। क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि एलिट थ्योरी के कौन कौन से विचारक हैं, इनमें से कौन कौन से नहीं हैं। मॉस्का, इनकी बात की जाए तो रूलिंग क्लास, संगठित अल्पसंख्यक बनाम असंगठित बहुसंख्यक। ठीक। पेरेटो ने तो हमने बात कर ली। अभिजात वर्ग का परिभ्रमण, लॉयन फोक्स वाला जो इन्होंने बात की। ठीक है। सर्कुलेशन ऑफ एलिट्स। और मिसेल्स की बात की जाए तो आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की, नेतृत्व का केंद्र निर्णय, यानी जो लोह वाला नियम मिसेल्स का है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में आता है। यूजीसी नेट और लेक्चरर एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। लॉयन फोक्स से संबंधित कौन है? पेरेटो है। आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की का सिद्धांत मिसेल से संबंधित है। और रूलिंग क्लास किसकी करती है? मॉस्का की। सिलेबस की बात की जाए तो यहाँ कंपेरेटिव पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल एनालिसिस, पॉलिटिकल एलिट एंड एलिट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी से आया है। ठीक। एग्जाम रेफरेंस आप देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन कई बार आता रहता है। बात की जाए प्रश्न नंबर 24 की, तो पहले मूल क्वेश्चन को देखते हैं। संसदीय शासन प्रणाली के व्यवहारिक पहलू को मात्र परिभाषित करने के लिए किसने प्रधानमंत्री शासन शब्दावली को गढ़ा और प्रधानमंत्री की को निर्वाचित तानाशाह की संज्ञा दी? रॉबर्ट सी बॉन, डगलस वी वर्ने, रेमजे म्यूर, हरमन फाइनर। ये रेमजे म्यूर है। देखो, हमें अलग अलग जो ऑप्शन है इनको थोड़ा बेसिक जानकारी ले लेना बहुत ज़रूरी होता है अगर हमें एग्ज़ाम निकालना है। व्याख्या देखते हैं इसकी। रेमजे म्यूर, इसको सही कर लेना आप, जहाँ जहाँ थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो रखी है, इसलिए मैंने मोल सोर्स वाला क्वेश्चन भी दिया है। तो इनका टाइम पीरियड है 1872 से 1941। ब्रिटिश राजनीतिक वैज्ञानिक और इतिहासकार हैं ये। उन्होंने ब्रिटिश संसदीय प्रणाली का अध्ययन करते हुए कहा कि प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट, प्रधानमंत्री सरकार, और प्रधानमंत्री को उन्होंने निर्वाचित तानाशाह कहा। ठीक है, प्रधानमंत्री को। तो आशय क्या है? ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली में प्रधानमंत्री इतना शक्तिशाली होता है कि कभी कभी उसकी स्थिति एक निर्वाचित तानाशाह जैसी होती है। प्रधानमंत्री संसद की बहुमत पार्टी का नेता होता है और अपनी पार्टी पर भी कड़ा नियंत्रण रखता है। ठीक। आसान भाषा में और समझे जाए तो रेमजे म्यूर कह रहे थे कि ब्रिटेन में प्रधानमंत्री इतना ताकतवर है कि वह बिना राजा बने भी राजा जैसा है। वह जनता द्वारा चुना गया, लेकिन कामकाज में उसकी शक्ति तानाशाह जैसी होती है, रेमजे म्यूर के अकॉर्डिंग। ठीक। बाकी विकल्पों की व्याख्या की जाए तो जैसे रॉबर्ट सी बॉन आया था, ये तुलनात्मक राजनीति और अमेरिकी राजनीति के विद्वान हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक डिक्टेटर वाला कथन इनका नहीं है। बात की जाए डगलस वी वर्ने की, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट इनकी है। उन्होंने संसदीय शासन प्रणाली की शासन की कार्यप्रणाली का अध्ययन किया, लेकिन इलेक्टेड डिक्टेटर उनका नहीं है, शब्द उनसे नहीं है संबंधित। हरमन फाइनर की बात की जाए तो थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ मॉडर्न गवर्नमेंट इनकी कृति है। उन्होंने प्रशासन और उत्तरदायित्व पर बल दिया। ठीक है, पर वो कथन उनका नहीं था, इनका भी। अब इम्पोर्टेंट फैक्ट की बात की जाए तो लॉर्ड हेल्समैन ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री को इलेक्टिव डिक्टेटरशिप यानी निर्वाचित निरंकुश शासन कहा है। इसने लॉर्ड हेल्समैन ने। और जबकि रेमजे म्यूर ने क्या कहा था? ये निरंकुश तानाशाह प्रधानमंत्री को इन्होंने क्या कहा है? लॉर्ड हेल्समैन ने निर्वाचित निरंकुश शासन। ठीक। अब वॉल्टर वेज होट की बात की जाए तो ये इन्होंने द इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन लिखा 1867 में। ब्रिटिश संसदीय प्रणाली का प्रसिद्ध विश्लेषण इन्होंने किया, इनकी कृति भी आ जाती है। तो अब यूजीसी नेट कॉलेज लेक्चरर पीजीटी में बार बार आ जाता है। प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट शब्द किसका है? रेमजे म्यूर का है। इलेक्टिव डिक्टेटरशिप किसका है? लॉर्ड हेल्सम का। ये आप लोग देख लीजिएगा। सिलेबस की बात की जाए तो कंपेरेटिव पॉलिटिक्स से क्वेश्चन आया है। फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री सिस्टम से आया है क्वेश्चन। ठीक। और प्रतिवर्ष आता है ये यूजीसी नेट वगैरह में, लेक्चरर में। बात की जाए प्रश्न नंबर 25 की, मूल क्वेश्चन को देखते हैं। जो 25 नंबर का क्वेश्चन है, मुख्य कार्यपालक के व्यवस्थापिकाओं की भांति बहुत प्रकार्य होते हैं, किंतु सरकार पर उसका नियंत्रण बहुत कम हो गया। किसने यह वक्तव्य दिया है? एस हैंटिंगटन, रिचर्ड न्यूस्टेट,
एच ब्राउन और पीएफ ड्रकर। आइए पहले क्वेश्चन को ही समझते हैं। क्वेश्चन क्या था? आज जैसे कि विधानमंडल, मुख्य कार्यपालिका मुख्य कार्यपालिका में चीफ एग्जीक्यूटिव, प्रधान कार्यपालक जो होते हैं, ये कार्य बहुत अधिक है परंतु सरकार पर उसका नियंत्रण बहुत कम है। यह कथन किसने दिया? यह ए एच ब्राउन ने दिया। ठीक, पहले इसको ढंग से समझते हैं आसान भाषा में। आंसर तो ए एच ब्राउन है, सरल शब्दों में इसको समझते हैं। आज के समय में मुख्य कार्यपालक पालक कौन है? जैसे प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति। ठीक, ये तो संसद के हैं। और विधानमंडल की बात की जाए तो मुख्यमंत्री है। अब इनके जिम्मे अनेक प्रकार के कार्य आ गए हैं, जैसे नीति बनाना, प्रशासन चलाना, जनता की आवश्यकताओं को पूरा करना इत्यादि। लेकिन उन सभी कार्यों पर उसका व्यक्तिगत नियंत्रण घटता जा रहा है, क्योंकि निर्णय सामूहिक रूप से या नौकरशाही और अन्य संस्थाओं के माध्यम से लिए जाते हैं। संदर्भ देखो, एच ब्राउन क्या कहना चाह रहे हैं। यह कथन एच ब्राउन द्वारा उस स्थिति को दर्शाने के लिए दिया गया था जिसमें आधुनिक प्रशासनिक राज्य, मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट में मुख्य कार्यपालक यानी चीफ एग्जीक्यूटिव के कार्य तो अत्यधिक बढ़ गए हैं, परंतु उसका वास्तविक नियंत्रण, जो कंट्रोल और पावर, अपेक्षाकृत कम हो गया है। इसकी पृष्ठभूमि देखते हैं कि इन्होंने किस तरह से कहा है। मुख्य कार्यपालक कौन है? चीफ एग्जीक्यूटिव का अर्थ है सामान्यतः प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, किसी भी प्रशासनिक इकाई के शीर्ष प्रशासक। ठीक, लोकतांत्रिक शासन में मुख्य कार्यपालक का कार्य क्या होता है? नीतियों का कार्यान्वयन करना, पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, प्रशासन का संचालन, कानूनों का पालन करवाना और संसद विधानसभा के प्रति उत्तरदायित्व तो निभाना। लेकिन आधुनिक युग में जैसे जैसे सरकारी कार्य क्षेत्र, स्कोप ऑफ गवर्नमेंट बढ़ा है, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, संचार, पर्यावरण, जन कल्याण आदि में, वैसे वैसे कार्यपालक के कार्य की शक्ति क्या है? कार्यपालक के कार्य क्या है? बहुत बढ़ गए हैं। एच ब्राउन ने दर्शाया क्या? इसका कारण यह है कि राजनीतिक दल, कैबिनेट प्रणाली और नौकरशाही कार्यपालक के ऊपर नियंत्रण रखते हैं। कई नीतिगत निर्णय सामूहिक निर्णय, कलेक्टिव डिसीजन होते हैं, व्यक्तिगत नहीं। विधायिका और न्यायपालिका द्वारा भी कार्यपालक की शक्तियों पर निगरानी रहती है। प्रशासनिक कार्य बढ़ जाने से कार्यपालक को कई निर्णय विशेषज्ञ अधिकारियों और निचले स्तर के विभागों पर छोड़ने पड़ते हैं। कथन का विश्लेषण करें तो देख, फंक्शन आर टू मैनी का अर्थ है आज सरकार के दायित्व अधिक विस्तृत हैं, हर क्षेत्र में सरकार हस्तक्षेप करती है। कंट्रोल इज टू लेस का अर्थ है कार्यपालक के पास उन सभी क्षेत्रों में व्यक्तिगत या प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं है, उसे सलाहकारों, समितियों, ब्यूरोक्रेसी और संसद पर निर्भर रहना पड़ता है। इस प्रकार यह कथन कार्यपालक के कार्यों और नियंत्रण के असंतुलन को दर्शाता है। ठीक, समझे? आधुनिक संदर्भ में प्रासंगिकता क्या है? आज भी यह कथन लागू होता है। जैसे प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के पास जवाबदेही तो बहुत होती है, लेकिन निर्णय की स्वतंत्रता सीमित होती है। उदाहरण के लिए देखते हैं हम, जैसे भारत में प्रधानमंत्री को नौकरशाही, गठबंधन राजनीति और संवैधानिक मर्यादाओं में काम करना पड़ता है। अमेरिका में राष्ट्रपति को कांग्रेस और सुप्रीम कोर्ट के बीच संतुलन रखना पड़ता है। ठीक, अब सारांश देखें थोड़ा। ये बिंदु है व्याख्या। विचारक कौन है? एच ब्राउन। मुख्य विषय क्या था इनका? मुख्य कार्यपालक के बढ़ते कार्य बनाम घटता नियंत्रण। मुख्य संदेश क्या था इनका? आधुनिक शासन में कार्यपालिका के ऊपर कार्य बोझ तो बहुत है पर निर्णय सामर्थ्य सीमित है। प्रासंगिकता क्या है इसकी? आज के लोकतांत्रिक और जटिल प्रशासनिक ढांचे में भी पूर्ण रूप से लागू है। ठीक दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आज के ये प्रश्न और उनका विश्लेषण आपके लिए उपयोगी साबित हुए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सबसे ज़रूरी राजनीति शास्त्र एकेडमी को सब्सक्राइब करें ताकि अगला पार्ट और आने वाली सीरीज़ का कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। जिन लोगों ने पिछले वीडियो अब तक नहीं देखे हैं वो पहले के पार्ट जरूर देखें, क्योंकि हर वीडियो पिछले वीडियो से जुड़ा हुआ है। और हाँ, आप हमारे टेलीग्राम चैनल राजनीति शास्त्र एकेडमी को जरूर ज्वाइन करें, जहां आपको फ्री एग्जाम मटेरियल्स, यूकेपीएससी पॉलिटिकल साइंस के करंट अफेयर्स अपडेट्स और पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। जिन छात्रों को इस पीवाईक्यू सीरीज की पीडीएफ खरीदनी है वो टेलीग्राम से सीधे ले सकते हैं। फिलहाल पहले 11 प्रश्नों का एनालिसिस पीडीएफ मैंने एक सैंपल के रूप में फ्री अपलोड किया है, उसे जरूर डाउनलोड करें और पढ़ें। पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखें, क्योंकि सफलता एक दिन की मेहनत नहीं, हर दिन के छोटे छोटे प्रयासों का परिणाम होती है। धन्यवाद।
मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और शुभकामनाएं।